जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ शोभित प्रयाग गुरुकुलम दोनों जर्नी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र की। जी हाँ, बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र की। कैसे होता है श्वसन तंत्र, कैसे आप सांस लेते हो और कैसे संपूर्ण क्रियाविधि होती है, इस सारी चीज़ों की बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो जी हाँ, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक की बात करेंगे। तब तक आप बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र होता क्या है? बिना सांस लिए तो जी नहीं सकते हो कि जी लोगे? नहीं जी पाओगे। तो सांस लोगे तो जैसे सांस लेते हो तो क्या प्रक्रम होता है, क्या क्रियाविधि होती है, उन सब बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। एक बात ध्यान से समझना कि जो मानव का श्वसन है, जो मानव का श्वसन तंत्र है, वह वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हाँ, आप सांस लेते हो तो जब सांस ग्रहण करते हो तो वायुमंडल से लेते हो, तो क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। अब अंदर की सारी क्रियाओं के होने के बाद आप छोड़ते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो तो एक बात जान लो कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है, कुछ छोटी सी बात जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और याद रखना रेलवे वालों, आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जितनी भी क्लासेस आपको GS की, जनरल साइंस की मिल रही हैं, ये मान के चलिए कि एक एक क्लास से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो जी हाँ, देखो, फेफड़ों जो फेफड़ों में गैसों का जो संपूर्ण आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है? फेफड़ों में। और एक बात जान लो सबसे महत्वपूर्ण कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। तो ऑक्सीजन और लाल रक्त कण लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कैसे? ऑक्सीजन और लाल रक्त कण लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और रक्त में उपस्थित CO2 मुक्त हो जाती है। फेफड़े में ही ये संपूर्ण क्रिया होती है। परंतु अब बात करते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है और कैसे हमारे शरीर में सारी चीजें होती हैं। बहुत से तंत्र पाए जाते हैं श्वसन तंत्र में। नासाद्वार है, फेफड़ा है, ये तमाम तरीके की चीजें श्वसन तंत्र में काम करती हैं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सीधी बात केवल नॉलेज की होने वाली है। एक एक सेकंड में आपको कम से कम एक एक नंबर का फायदा कराने वाला हूं। तो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, एकदम वही लिखा हो बोर्ड पे जो परीक्षा में आता है, जो महत्वपूर्ण है। तो एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो ध्यान से देखिए कि श्वसन के प्रकार क्या हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन एक होता है श्वसन के प्रकार में। देखिए, एक जब वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और दूसरा कोशिकीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है? कोशिकीय श्वसन। तो देखिए, कोशिकीय श्वसन में जो संपूर्ण संपादन का क्रिया होता है वह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से होता है। देखिए, इसको बोलते हैं अंतः श्वसन, इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन और इसको बोलते हैं अंतः श्वसन। अंतः श्वसन मतलब जो अंदर ही हो जाए और बाह्य श्वसन मतलब जो इन बाहर के सोर्सों पर भी निर्भर करे, जो बाहर की चीजों पर भी निर्भर करे, वो होता है बाह्य। तो बाह्य श्वसन क्या है? वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया जाता है, जो मानव ज्यादातर करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? वायु श्वसन। लेकिन जब अंतः श्वसन की बात आती है तो अंतः श्वसन में कोशिकीय श्वसन आता है। अर्थात जितनी भी श्वसन की प्रक्रिया इसमें होती है वो सब कोशिका में ही संपन्न होती है। तो इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। हम लोग एक महत्वपूर्ण बात ये करना चाह रहे हैं कि कोशिका कोष्ठ को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेरे मुंह से निकली, आप इसको जरूर नोट कर लें कि कोशिका कोष्ठ को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। जी हाँ बाबू, एकदम बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीजें लिखी हैं बोर्ड पे एकदम 100% खरी हैं और ये परीक्षा में जरूर आती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। इसीलिए बहुत ही सरल मेथड से लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए आसानी से, आप आसानी से को लिख के याद कर सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं मानव में श्वसन की क्या क्रियाविधि होती है। यहां तक आप देख लिए मानव में श्वसन की क्या क्रियाविधि होती है, जरा समझिएगा।
कि कैसे क्रिया विधि होगी। जब भाई सांस लेते हो, जब सांस ग्रहण किए तो नासा द्वार द्वारा, किसके द्वारा? नासा द्वार द्वारा। जब नासा द्वार द्वारा सांस आप ग्रहण कर लेते हो तो नाक में महीन बाल होते हैं जो उन वायु को अशुद्धियों उससे मुक्त करते हैं, जो वायु की अशुद्धियों को रोकते हैं, कम करते हैं, जिसे हम लोग महीन बाल कहते हैं। और इस प्रक्रम में सहायक होती है श्लेष्मा नाम की एक परत। वायु जब हम ग्रहण किए ऑक्सीजन के रूप में तो नाक में महीन, किसके द्वारा ग्रहण किए? नासा द्वार द्वारा। याद रखिएगा, वायु का प्रवेश कहां से होता है? नासा द्वार से। और किस कारण, कौन सी परत होती है जो वायु, नाक के महीन बालों को वायु को शुद्ध करने में सहायक होती है? तो श्लेष्मा नाम की परत होती है। कौन सी? श्लेष्मा। ऐसे जैसे लिखा हुआ है, आप आराम से अगर ऐसा लिख लोगे, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट कर लोगे तो आराम से आप चीजों को समझ पाओगे और परीक्षा में याद रहेगा। देखिए, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने से याद होने वाला नहीं है, जुगाड़ से, तरीके से और सटीक जानकारी को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जब महीन बाल द्वारा वायु शुद्ध हो गई तो बच्चों कंठ से फुसफुस की ओर वायु जाती है। कंठ से कहाँ जाती है? फुसफुस में वायु जाती है। ठीक है, कंठ में एक वलय होता है जो कि उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? जो कि वायु के मार्ग को निपतित होने से बचाता है। बात ध्यान रखिएगा, जब नाक से नासा द्वार द्वारा वायु गई तो महीन बालों द्वारा उसे शुद्ध किया गया और उसके बाद कंठ से वायु जाती है कहाँ? फुसफुस की ओर जाती है और कंठ में उपास्थि के वलय होते हैं जो कि वायु के मार्ग को निपतित होने से रोकते हैं। अब फुसफुस क्या होता है? जब वायु फुसफुस में प्रवेश करती है तो फुसफुस छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। कैसी? गुब्बारे नुमा छोटी छोटी नलिकाओं में फुसफुस विभाजित हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। बात ध्यान से समझना, बहुत ही सटीक, एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं, सीधा ज्ञान की बात होगी। बिल्कुल आप लगातार बने रहिए। जब फुसफुस छोटी छोटी नलिकाओं में, कैसी नलिकाओं में? गुब्बारे नुमा संरचनाएं बनाती हैं तो उनको कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका। कूपिका क्या है? जब फुसफुस में वायु प्रवेश करती है तो वह छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है और गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है, जिसे कूपिका कहते हैं। और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, अब समझिए कि जब सांस लिए तो पसलियां जो है वो ऊपर की ओर उठती है ना। लो सांस, पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं। जब पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं तो हमारा डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम ये फैलता है और डायाफ्राम फैलने के साथ वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बात ध्यान से समझो, जब सांस लिए तो क्या हुआ? पसलियां फैली और हमारा डायाफ्राम भी फैला, तो जो वक्ष गुहा का जो आयतन होता है, वक्ष गुहा, वह बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ जाता है तो सीधी बात आप जानते हो कि जिधर आयतन बढ़ जाएगा और मात्रा कम होगी, वायुमंडल में तो बराबर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो जब वह आयतन कम हुआ, किसका? वक्ष गुहा का बढ़ गया आयतन, और वायुमंडल में तो उतनी ही गैस है, वहां पर जब आयतन बढ़ गया तो वहां और अधिक वायु की आवश्यकता पड़ी, तो बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, अन्यथा वायु प्रवेश नहीं करती। बात समझ में? जब आयतन बढ़ा तो सीधी सी बात है, वायु को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो बाहर की वायु क्या होगी? अंदर प्रवेश कर जाएगी। बात ध्यान से समझिएगा। कैसे? जब हम सांस लिए तो हमारी पसलियां फैली, ऊपर की ओर उठी, तो हमारा जो डायाफ्राम था वो भी फैला और डायाफ्राम फैलने के साथ वक्ष गुहा भी बढ़ जाता है उसका आयतन, और बाहर की वायु क्या हो जाती है? अंदर प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद कूपिका जो है वह रुधिर वाहिका का रुधिर और कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर सभी कोशिकाओं में भेजती है। सभी कोशिकाओं में जो रक्त और ऑक्सीजन को भेजने का कार्य किसका होता है? कूपिका का होता है। और एक विशेष बात कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? ये लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है। और अशुद्ध वायु जब संपूर्ण क्रिया हो जाती है श्वसन की, तो जो अशुद्ध वायु होती है वह नासा द्वार द्वारा बाहर निकल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लगातार वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और थम्स अप करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि जो आप शेयर करेंगे वही है आपके
जरिए से मेरे तरफ थोड़ा सा प्रोत्साहन होगा और हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो के लिए लेकर आएंगे। और इस वीडियो के बाद एक जो बेहतरीन वीडियो आने वाली है कैंसर पर, उसको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि वहां से भी एक बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है। तो जी हाँ, इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। राष्ट्र को समर्पित रहिए और अपने अपने देश के प्रति एक अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।